अच्छा, अब हमने क्वेश्चंस कंपेयर करके किया। इसके बाद हम जो है सी एन प्लस टू इज इक्वल टू माइनस। अब इस तरह के जो इक्वेशन होती है इसका नाम होता है रिकर्शन रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप जो है अपनी पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और अब जरा हम अगर वैसे सेकंड ऑर्डर ओडी को सॉल्व करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमें दो इनिशियल कंडीशंस चाहिए। ये बेसिकली वही है कि अगर आपके पास जिस तरह अगर हम देखें इसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करें, पुट n इज इक्वल टू 0 तो C2 इज इक्वल टू माइनस C0 ओवर 2। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 1 सो C3 इज इक्वल टू माइनस C1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस C1 ओवर 6। इसी तरह पुट n इज इक्वल टू 2 C4 इज इक्वल टू माइनस C2 इंटू 4 इंटू 3, या इसको वैसे अगर हम फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इज 3 फैक्टोरियल एंड बल्कि वो फैक्टोरियल में फर्दर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। अभी मैं जस्ट फैक्टोरियल की फॉर्म में नहीं लिखता, वैसे लिखता हूँ। तो C2 4 इंटू 3 पुट n इज इक्वल टू 3। अभी मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ। C5 इज इक्वल टू माइनस C3 टू 5 इंटू 4। तो यहाँ कहने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास दो, यानी कि वो हम कहते हैं ना हमारे पास दो कंडीशन होनी चाहिए सेकंड ऑर्डर ओडी के लिए, तो यहाँ भी वही है कि अगर आपको कोई से दो कांस्टेंट्स पता हो C0 और C1 अगर हम कह लें तो उसकी बेस पे अगर क्योंकि सीरीज सोल्यूशन तो इन्फिनिट है, आप बाकी सारी निकाल सकते हैं। यानी अगर आपके पास C0 हो तो उससे आप C2 निकाल सकते हैं, C1 हो C3 निकाल सकते हैं। तो ये आगे फिर आते जाते हैं, यानी C0 और C1 आपके पास होने चाहिए। तो C0 की बेस पे हम C2 C4 C6 C8 C10 और अगले सारे कांस्टेंट्स निकाल सकते हैं। इसी तरह C1 की बेस पे C3 C5 C7 C9 और अगले सारे कांस्टेंट्स जो हैं वो हम निकाल सकते हैं। अब फर्दर इसमें आगे कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, बट वो हर केस में नहीं होती, इसलिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक तो जब क्योंकि C2 जो है वो C0 की फॉर्म में है, अगर हम इधर C2 वाली ये इक्वेशन पुट करें C4 C2 की फॉर्म में आ गई, फिर C2 की जगह C0 वाली पुट, तो इन द एंड मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा कि ये हर केस में नहीं होगा। इन द एंड जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सिर्फ दो कांस्टेंट्स ही रह जाएंगे, एक C0 और C1। उनमें से एक साइन की मैक्लॉरेन सीरीज बन जाती है, एक कॉस की मैक्लॉरेन सीरीज। लेकिन ये वाला काम हर प्रॉब्लम में नहीं हो सकता, इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को इधर छोड़ दें। ये प्रॉब्लम फर्दर आगे सॉल्व हो सकती है, ये वाली, सिर्फ ये वाली, कि आप आगे फैक्टोरियल्स लगाएं और फिर आप साइन और कॉस की सीरीज को आइडेंटिफाई करें, बट ये हर प्रॉब्लम में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए यहाँ पे आप अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ दें, जस्ट अपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करें एंड दैट्स इट। क्योंकि इससे अगले जो स्टेप्स हैं वो हर केस में पॉसिबल नहीं। अब हम और एग्जांपल करते हैं, पेज 62 और इधर हमें जी है y डबल डैश माइनस 2x। इसमें अब पहला स्टेप हमारा पहला स्टेप हमेशा वही होगा कि ये वाले जो एक्सप्रेशन हैं ये आपने रिप्लेस करने होंगे। सबसे पहले हम ये एक्सप्रेशन इसमें पुट कर देते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वाला। याद रखिए मुझे हमने कहा था ना रिप्लेस n बाय n बाय 2, वो बाद में करना है, वो सिचुएशन के मुताबिक स्टेप जो है वो चेंज हो सकता है। वो वाला नहीं हमेशा स्टार्ट करना, स्टार्ट इससे करना है। उसकी वजह ये है कि ये हम बाद में कुछ को चेंज करना पड़ता है, कुछ को नहीं करना पड़ता। तो y डैश का बदल दें
उसके बाद y का लगा लें। अब आप क्या करेंगे, वही हम एक्स एन और वो लेके आना चाहते हैं, तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए तो वही काम होगा, रिप्लेस n बाय n प्लस 2 जिस तरह लास्ट में किया था। तो लेकिन ये जो दरमियान वाली टर्म है इसमें क्या है कि x ने अंदर चले जाना है और पावर आपकी ऐड हो जानी है, तो इसको मैं अंदर कर लेता हूँ, इन चीज़ों को मैं अंदर ले जाता हूँ। सो यहाँ आपका क्या होगा 2n, x की पावर ऐड हो जाएंगी n माइनस 1 प्लस 1, तो x n रह जाएगा। So now you have 2n x raised to power n। अच्छा, अब आप देखेंगे एक्स एन तो तीनों में कॉमन आ गया, बट समेशन में फर्क है। ये समेशन n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है, ये n इज इक्वल टू 1 से हो रही है, ये n इज इक्वल टू 0 से हो रही है। अब इस पे अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ये हमने कहा 1 से स्टार्ट हो रही है, इसी को ही अगर मैं 0 से स्टार्ट कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जो n इज इक्वल टू 0 वाली पहली टर्म है, क्योंकि जब हम n को 0 पुट करेंगे तो ये मैंने पहली टर्म लिख ली, इसे अगली मैं सारी लिख देता हूं। तो n 0 होने की वजह से पहली टर्म वैसे ही 0 है। सो अगर आप n अगर बीच में आ रहा है, तो अगर आप अपनी इक्वेशन को बेशक 1 से स्टार्ट करा लें, बेशक 0 से स्टार्ट करा लें, 0 से स्टार्ट करवाई है हमने क्योंकि पहली टर्म है, n बीच में आ रहा है, जब n 0 है तो ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। ये अब ये देखना कि हर केस में हमें थोड़ी बहुत डिफरेंस करना पड़ता है, तो एक जो उसूल है वो सब पे नहीं लगेगा। तो ये अब हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में जो है यूज करते हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों टर्म्स हैं उसमें xn भी है और समेशन भी है। तो अब हम समेशन को और xn को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो कांस्टेंट कह रहा था, कॉमन ले लेते हैं। तो यू हैव n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 cn प्लस 2, ये पहले टर्म में आ गया। देन यू हैव माइनस 2n, इसमें लगता है हाँ ये एक चीज हमने ऊपर से स्किप कर दी है, सो cn हमने निकाल दिया अंदर से, cn भी साथ साथ चल रहा था। माइनस 2n cn और फाइनली हमारे पास है प्लस cn। सो बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, चूंकि आपकी राइट हैंड साइड 0 है, दैट मीन्स कि ये सारे कोफिशिएंट जो होंगे दे विल बी 0।
और इसमें मैं जो है अपना कॉमन ले लेता हूँ आपका 2m cn को कॉमन ले लेता हूँ अगली दो टर्म। सो इस एक्सप्रेशन से आप cn+2 इसको इधर ले जाएं, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आता है। अब इसमें आप जो है मुख्तलिफ वैल्यूज पुट कर दें और फाइनली आपके पास इस तरह ये आप पुट n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, 3-4 जो है ये आप इधर करके दे दें। इस तरह आप जो है ये 3-4 करते हैं और इसमें फर्दर जो लास्ट क्वेश्चन है मैंने नहीं किया वो भी अगर आप कर दें तो ठीक है। C4 जिस तरह अगर हम करना चाहते हैं तो C4 इज इक्वल टू यहाँ आपके पास आ जाएगा 3/4 इंटू 3 C2। अब ये आप देखें कि C2 ऑलरेडी आपके पास C0 की फॉर्म में है, तो इसको फर्दर अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर दें। C2 की जगह -1/2 ये फैक्टोरियल भी इसको 4 फैक्टोरियल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप n को 3 पुट करेंगे तो यू हैव C5 इज इक्वल टू 5। इसी तरह आप C3 आपके पास C1 की फॉर्म में है, ये 5 का फैक्टोरियल अगर आप फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इससे क्या होगा आपके पास कि इन द एंड जो आपकी पूरी सीरीज होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेंट्स होंगे C0 और C1। तो वो आपने किस तरह निकालने होते हैं वो आपके अगर आपके पास साथ ही प्रॉब्लम में इनिशियल कंडीशन गिवन हो तो फिर आप इनिशियल कंडीशन से C0 और C1 को इवेल्युएट कर सकते हैं, वरना आपका जो काम है वो इधर जो है खत्म हो जाता है। एक और हम प्रॉब्लम कर लेते हैं जो एक और बड़ी सिंपल सी है। ये हमने पहले सबसे पहले जो की थी वो क्या की थी, इसमें हमने एक डबल डेरिवेटिव लिया था और एक y वाली टर्म ली थी। अब हम करते हैं एक सिंगल डेरिवेटिव ले लेते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है, और एक y की टर्म जो है वो हम ले लेते हैं। तो ये हमारी बन जाएगी y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। तो स्टार्ट हमेशा उसी तरह ही अपने वही जो ये एक्सप्रेशन हैं ये सब्स्टिट्यूट कर दें। तो उधर और इसमें जो x वगैरह कोई नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमारे पहला होगा n को आप रिप्लेस कर दें। सेकेंड डेरिवेटिव के केस में हमने n+2 से किया था, तो इधर हमने xn करने के लिए यहाँ n+1 पुट करना। तो n+1 अगर हम पुट करें, अब पिछली जो हमारी इक्वेशन थी उसमें हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिप्लेस नहीं किया था। उधर वजह क्या थी, उधर वजह ये थी कि आपकी फर्स्ट डेरिवेटिव वाले टर्म के साथ एक x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो n-1 और ये +1 ये ऐड होके वैसे ही xn आ गया था। इधर ऐसा नहीं है, तो इधर फिर हमें रिप्लेस करना है।
इधर अगर आप n की जगह n+1 पुट करें, 1 दोनों साइडों पे कैंसिल हो जाता है, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, फिर n+1 आ जाएगा, cn+1, और इधर n की जगह n+1 पुट करें तो x रेज़्ड पर n+1 - 1 xn रह जाएगा। ये टर्म उसी तरह आ जाएगी। अगर आप अब देखिए आपकी समेशन वाली टर्म भी सेम हो गई है, xn की टर्म भी सेम हो गई है, तो इनको कॉमन ले लें और कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, राइट हैंड साइड चूंकि 0 है, सो योर कोफिशिएंट्स और 0, तो अब दो एंड cn+1 इक्वल टू cn ओवर n+1, तो पुट n इज इक्वल टू 0, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, c1 इज इक्वल टू c0 ओवर n+1, n को 1 पुट करें, c2 इज इक्वल टू c1 ओवर n+1, और c1 की फर्दर हम ये एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसमें आई थिंक गड़बड़ हो गई है, हाँ ठीक है, c1 ओवर 1 होगा इज इक्वल टू c0, c2 इज इक्वल टू c1 ओवर 1+1, थोड़ी सी कटिंग हो रही है, इज इक्वल टू c1 ओवर 2, अब मैं c1 ओवर 2 की जगह जो है वो c0 पुट कर देता हूँ, इज इक्वल टू c0 ओवर 2, इधर पुट n इज इक्वल टू 2, सो मेरे पास आ जाएगा c3 इज इक्वल टू c2 ओवर 3, और c2 की जगह मैं फर्दर पुट कर सकता हूं c0 ओवर 2। इसको इधर ही मैं छोड़ देता हूं, जो बताना चाह रहा हूं जहां से कि c आपकी जो जितने भी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, तो आपके पास c0 तो उसी तरह ही आ जाएगा, और c1 को आप c0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, c2 को आप c1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फर्दर c1 को c0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, c3 को आप c2 की फॉर्म में ले सकते हैं, और फर्दर c0। इन द एंड आपकी पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही कांस्टेंट रह जाएगा जो कि c0 होगा। तो इससे पहले जो हमने 2 की थी उसमें 2 कांस्टेंट्स रह जाते थे, इधर एक कांस्टेंट। फर्क क्या है कि इससे पहले जो हमने 2 की थी उनमें आपके पास सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व था, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमें चूंकि 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए होती हैं, इन द एंड आपके पास 2 कांस्टेंट रह गए थे। यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए एक इनिशियल कंडीशन चाहिए होती है, इसलिए इन द एंड आपके पास सिर्फ एक ही कांस्टेंट c0 जो है वो रह जाएगा। तो इस तरह हम जो है अपनी सीरीज सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम्स जो है वो करते हैं।